हेलो स्टूडेंट, मैं आज़ाद चौहान। आज मैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक का अगला वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले तमाम कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आएगी रासायनिक। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप कलम और पेन, कॉपी और पेन साथ लेके बैठे, क्योंकि हम पढ़ाते, नोट बनवाते साथ साथ चलेंगे। तो हेडिंग आती है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें सबसे पहला वो कारक आता है, सबसे पहला वो केस आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, जैसे कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो काफ़ी तीव्र गति से होते हैं। उनकी अभिक्रिया की दर, उनकी अभिक्रिया की जो रेट होती है, जो वेग होता है, वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं कि उसकी अभिक्रिया की दर, उसकी अभिक्रिया के वेग क्या होते हैं, काफ़ी तीव्र गति से होते हैं। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है कि जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उसकी आयनन इंथैल्पी क्या हो, आयनन विभव क्या हो, कम होगा। आयनन विभव क्या होगा, कम होगा। और उसकी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, वो क्या होगी, तीव्र होगी। इसीलिए उस रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, काफ़ी तीव्र गति से होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो सकता है कि उस रासायनिक अभिक्रिया के जो आयनन विभव है, उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। और जो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, उसकी मात्रा क्या होगी, काफ़ी तीव्र गति होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता उसकी क्या होगी, काफ़ी तेज होगी। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, काफ़ी तीव्र होती है। रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से चलती हैं, रासायनिक अभिक्रिया तेजी से चलती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस अभिकारक के, हम कह सकते हैं कि अभिकारक की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी, अभिकारक की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होगी। अर्थात अभिकारक की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया की दर क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया कि हो सकता है उसका आयनन विभव क्या हो, कम हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता तीव्र हो, इसीलिए उसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती, तेज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि हम कह सकते हैं कि अभिकारक की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी, अभिकारक जितना क्रियाशील होगा, जितनी उसकी क्रियाशीलता होगी, जितना वो तेज होगा, जितनी उसकी इफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी ज़्यादा होगी, उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, उतनी ही तेज होगी। वो रासायनिक अभिक्रिया उतनी ही तेज गति से होगी। आप समझ सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है, रासायनिक अभिक्रिया की दर उसकी प्रकृति पे निर्भर करती है। प्रकृति पे इसलिए निर्भर करती है क्योंकि उसकी, उस अभिकर्मक की, उस अभिकारक के जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, वो क्या है, काफ़ी तेज है। और आयनन विभव क्या हो सकता है, कम हो। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, काफ़ी तेज होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नेचर, यानी जो रिएक्टेंट के नेचर होते हैं, अभिकारक के प्रकृति होती है, वो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करती है, अभिक्रिया के दर को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तीव्र होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता तीव्र होती है। अगला जो कारक आता है
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकर्मक की या अभिकारक की सांद्रता, यानी अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर आप लिखेंगे क्या कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? चूंकि देखिए क्या बोलेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसकी यानी अभिकर्मक की सांद्रता बढ़ाने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार आप लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। चूंकि हम जानते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकर्मक के या अभिकारक के मोलर कंसंट्रेशन या सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए ए है बी है, दोनों अभिकर्मक हैं, एक क्रिया किए तो बना है क्या, सी और डी। ए और बी दो अभिकर्मक हैं, वो क्रिया करके सी और डी बनाते। मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 लिया, इसकी 2 ले लिए, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर रेट कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे रेट आर प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। यहाँ पे 2 है तो हम लोग जानते हैं, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, जब यहाँ पे 2 होता है तो इसके वर्ग हो जाता है, यानी लिख देंगे आर प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी पावर 2। यानी कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके सांद्रता पर, अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अर्थात किसी भी अभिकर्मक की सांद्रता बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती, बढ़ जाती है, क्योंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी भी अभिकर्मक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे आप मान लीजिए मैं क्रिया करवाता हूं, जैसे आप जानते हैं कि अगर मैं जिंक मेटल को आप अगर जिंक मेटल को आप डाइल्यूट H2SO4 से क्रिया करवाएंगे तो क्रिया होगी। अगर डाइल्यूट H2SO4 में जिंक मेटल डालें तो क्रिया होगी, धीरे धीरे वह ऑक्सीजन गैस देगी। अगर जिंक मेटल को हम तंग या डाइल्यूट H2SO4 में डालें तो हाइड्रोजन गैस देगी, लेकिन धीरे धीरे देगी। लेकिन अगर जिंक मेटल को हम सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 में डालें तो वही क्रिया क्या होगी, काफ़ी तीव्र गति से होगी। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सामने ही दिखाई देगा कि जो वो काफ़ी तीव्र गति से हाइड्रोजन गैस देगी। ये एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा। जब आप सांद्र H2SO4 में जिंक मेटल डालेंगे तो तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्यों? क्योंकि सांद्रता बढ़ गई, H2SO4 की सांद्रता बढ़ गई, इसलिए हाइड्रोजन गैस निकलना भी की मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ गई, हो गई। इस तरह मान लीजिए चाक के टुकड़ों को ले लें और आप उसको डाइल्यूट H2SO4 में डालें तो CO2 गैस निकलेगी, लेकिन कैसे बहुत धीरे धीरे निकलेगी। लेकिन अगर उसी चाक के टुकड़े को आप या चाक के पाउडर को आप सांद्र H2SO4 में डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, काफ़ी तीव्र गति से निकलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने क्या ले लिया, सांद्र H2SO4 ले लिया। क्या ले लिया? सांद्र H2SO4 लेते हैं, इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी वो काफ़ी तीव्र गति से होने लगी। अर्थात मैंने बोला कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या
सांद्रता बढ़ाने पर क्या होती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप अगर मान लीजिए खाने वाला सोडा ले ले, या फिर खाने वाला सोडा या फिर कपड़ा धोने वाला सोडा, उसको पानी में डाल के नींबू निचोड़े तो क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी। लेकिन कैसे कैसे, धीरे धीरे। अगर खाने वाले सोडे को या फिर कपड़ा धोने वाले सोडों को पानी में डाल के उसमें नींबू निचोड़ें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, लेकिन कैसे कैसे, धीरे धीरे। लेकिन अगर उसी खाने वाले सोडे के ऊपर या फिर कपड़ा धोने वाले के सोडे के ऊपर डायरेक्ट नींबू निचोड़ दें, डायरेक्ट नींबू गिराएं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बड़ी तेजी से निकलेगी। क्यों, क्योंकि अभिकर्मक की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। अर्थात आप कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, रेट क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अर्थात जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अभिकारकों के सांद्रता के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए मैं बहुत सारा उदाहरण दिया कि आप चाक के टुकड़े को डाइल्यूट H2SO4 में डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे निकलेगी। लेकिन अगर उसी सांद्र H2SO4 में चाक के टुकड़े को डालें या पाउडर को डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बहुत तेजी से निकलेगी। क्यों, क्योंकि सांद्रता बढ़ी तो जो क्रिया करने की दर थी, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर थी, वो क्या हो गई, बढ़ी। आप समझ सकते हैं। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और लिखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता था। ठीक है। अब अगला नेचर, अगला जो कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, टेम्परेचर, ताप। देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, या बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं क्या होती हैं, क्रियाएं देखिए अभिक्रिया की दर जो होती है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। और ताप आप लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटाने पर घटने लगती है। क्या लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटाने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर घट जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन ये होता है कि ताप बढ़ाने पर अभिकर्मकों के मॉलिक्यूल या एटम की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अभिकर्मक के मॉलिक्यूल, अणु या परमाणु की जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूसरा कारण ये है कि किसी भी अभिकर्मक के जो मॉलिक्यूल हैं या एटम हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी भी अभिकारक के अणु अथवा परमाणुओं के क्या बढ़ जाती है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए ताप बढ़ाने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ये कारण है, यानी ताप बढ़ाने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, आपको मैंने अभी बताया कि मॉलिक्यूल या एटम की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ जाती है। और साथ ही साथ दूसरा कारण यह है कि अभिकारक के मॉलिक्यूल या एटम की जो इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ताप बढ़ाने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अगला जो अगली
जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, जो अगला कारक है वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव, अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए एसिड है, अगर एसिड में हम खड़े चाक को डाल दें तो क्या रहेगा, क्या अगर एसिड में अगर हम चाक को खड़े डाल दें तो CO2 गैस निकालेगा, लेकिन कैसे कैसे, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। लेकिन यदि हम चाक के टुकड़े को क्या कर दें, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें, तो वही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी वही क्या हो जाएगी, और तेजी से निकलना शुरू हो जाएगी। हो गया, पहले खड़े चाक को डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, लेकिन कैसे कैसे, धीरे धीरे। लेकिन उसी चाक के टुकड़े को जब हमने टुकड़े में तोड़ लिया तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तेजी से निकलना शुरू हो गई। लेकिन अगर उसी चाक के टुकड़े को मैं पाउडर बना दूं और पाउडर बना के एसिड में डालूं, तब क्या होगा, CO2 गैस बहुत तेजी से निकलेगी। क्यों निकलेगी, सोचो क्यों निकलेगी। कारण कि जब हम खड़े चाक को ऐसे डुबोया तो उसका जो एरिया थी वो क्या थी, कम थी। सरफेस जो एरिया थी वो क्या थी, कम थी। लेकिन जब मैं चाक को तोड़ तोड़ के टुकड़ों में परिवर्तित किया तो जो उसकी सरफेस एरिया थी वो टुकड़ों में बढ़ गई, यानी वो क्या हो गई, सरफेस एरिया उसकी बढ़ गई। लेकिन जब मैं इसको पीस करके पाउडर बना के एसिड में डाला तो इसकी सरफेस एरिया क्या हो गई, बहुत तेज हो गई। जैसे मैं चाक से अगर ऐसे लिखते जाऊं तो क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसको पाउडर बना के एक चाक को मैं चाहूं तो पूरे बोर्ड पे क्या कर सकता हूं, फैला सकता हूं। यानी कहने का मतलब जब सरफेस एरिया बढ़ेगी, यानी जब किसी भी वस्तु की, जब किसी भी थिंग्स की जो क्षेत्रफल पृष्ठ होते हैं, यदि वे बढ़ेगा तो जो अभिक्रिया की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हम खड़े चाक को डाले तो धीरे धीरे क्रिया हुई, लेकिन जब टुकड़े में डाले तो थोड़ी बढ़ी क्रिया और थोड़ी तेज होने लगी। लेकिन जब उसी चाक को मैं पाउडर बना दिया तब क्या हो गया, और तेजी से होने लगी। और एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ, एक दूसरा कारण या दूसरा उदाहरण बताता हूँ। जैसे आपने कोयला देखा होगा, कोयला कई तरीके के होते हैं। एक कोयला ऐसा होता है जो एकदम कॉम्पैक्ट होता है, एकदम सॉलिड होता है, उसका क्या होता है, उसका वजन भी ज़्यादा होता है। उसके जो सरफेस होते हैं, जो सरफेस एरिया होती है वो क्या होती है, एकदम प्लेन होती है। जब उसको हम जलाते हैं तो क्या होती है, वो आसानी से नहीं जलता या जलता नहीं, इजीली जलता नहीं। लेकिन एक दूसरा कोयला होता है जिसमें क्या होते हैं कि वो एकदम पोरस होते हैं, छिद्र युक्त होते हैं, हल्का होता है। और अगर उसको सरफेस होता है उस देखने में मतलब हल्का होता है, अगर उस कोयले को हम जलाएं तो क्या होगा, ज़्यादा तेजी से जलेगा। लेकिन अगर हम उसी कोयले को पीस करके चूरा बना दें और आग में डालें, आग में फेंकें तो क्या होगा, वो मिट्टी के तेल की तरह, किसकी तरह, एकदम मिट्टी के तेल की तरह जलना शुरू हो जाता है, मिट्टी के तेल की तरह। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, सोचो। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में जब कोयले को ऐसे डालें तो जला, लेकिन क्या होगा, थोड़ा धीरे जला। लेकिन जब उसी कोयले को मैंने पाउडर बना के आग में डाला तो क्या होगा, काफ़ी तेजी से चलने लगा। क्या कारण था, कारण यह था कि जब हम पाउडर या छोटे टुकड़ों में कोयले को परिवर्तित किए तो उसका क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इसलिए क्रिया क्या हो गई, तेज हो गई। तो आप लिखेंगे क्या कि किसी भी अभिकर्मक की जो सरफेस एरिया होती है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यदि उसको बढ़ाएंगे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ाने पर, सरफेस एरिया बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला कारक के बारे में पढ़ेंगे। अगले कारक की बात करें तो अगला कारक है प्रेशर, दाब। देखिए, जब हम दाब लगाते हैं या किसी गैस पर जब दाब लगाते हैं तो जो गैस के अणु होते हैं वो क्या आने लगते हैं, पास आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, पास आने लगते हैं। यानी दाब बढ़ाने पर गैसीय अणु पास आने लगते हैं। दाब
बढ़ाने पर गैसीय अणु पास पास आते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके टकराने की संभावना क्या होती है, परस्पर बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर क्या लिखेंगे, दाब बढ़ाने पर किसी भी गैसीय कोई भी गैस के अणु पास पास आते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके परस्पर टकराने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर जो गैस के अणु होते हैं वो पास पास आते हैं, जिससे उनके टकराने की संभावना क्या होती है, काफ़ी तेज हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अगले जो कारक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, जो अगला कारक है वो क्या है, प्रेजेंट ऑफ लाइट्स, यानी प्रकाश की उपस्थिति। यानी देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रकाश नहीं है तो क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे कुछ क्रियाएं क्या होती हैं कि जो प्रकाश की उपस्थिति में ही कर सकती हैं, अगर प्रकाश ना हो तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, बेंजीन। ये बेंजीन है, बेंजीन को हम क्लोरीन के साथ बिना प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं। बिना प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो बनता क्या है, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को गायब कर देता है और यहाँ पे Cl बना लेता है, और साथ ही साथ यह Cl बना लेता है, यानी बनाता क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन। अब अगर मान लीजिए अगर इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाएं, प्रकाश की उपस्थिति में मान लीजिए मैं ए है बेंजीन, ये बेंजीन है, इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में CCl2 ये प्रकाश की उपस्थिति दर्शाता है, तो बनेगा क्या, बेंजीन। अगर ये प्रकाश, ये सारे क्या होगा, ये बेंजीन के सारे डबल बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। सारे डबल बॉन्ड को करेगा क्या, तोड़ देगा। सारे डबल बॉन्ड को करेगा क्या, तोड़ देगा। और बनाएगा क्या, बनाएगा हर जगह Cl जुड़ जाएंगे, यानी Cl जुड़ जाएगा, Cl, यानी हर जगह Cl जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड या 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन, यही बनाएगा। अगर प्रकाश की उपस्थिति में ये करेगा क्या कि ये बेंजीन के सारे डबल बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा, और साथ ही ये प्रकाश की उपस्थिति में तुरंत क्रिया करेगा और बना लेगा क्या, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन बना लेगा। यानी कहने का मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही क्रिया कर सकती हैं। अर्थात प्रकाश भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रकाश किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अगला जो कारक है, अगला जो कारक है जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, वो कारक है प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरकों की उपस्थिति। उत्प्रेरक करते क्या हैं, उत्प्रेरक
उत्प्रेरक के कारण किसी भी अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। यानी उत्प्रेरक करते क्या हैं, किसी भी अभिकारक के सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। उत्प्रेरक के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अगले एक उत्प्रेरक चैप्टर ही है। यानी उत्प्रेरक करता क्या है, किसी भी अभिकारक के जो सक्रियण ऊर्जा है उसको घटा देता है, जिसके कारण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। और आप लिखेंगे क्या कि उत्प्रेरक अभिकारकों के सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं, जिसके कारण किसी भी अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे मैं ये बात करूं, जैसे मैं ले लूं N2 + 3H2, ये एक उत्प्रेरक है Fe, लोहा की उपस्थिति में, अगर बिना लोहा की उपस्थिति में क्रिया करवाएं तो ये अमोनिया गैस देगा, लेकिन क्या होगा, बहुत धीरे धीरे देगा। लेकिन अगर क्या इसी को लोहे की उपस्थिति में और मालिब्डिनम उत्प्रेरक वर्धक, ये उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक वर्धक, ये उत्प्रेरक लोहा उत्प्रेरक है, लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया करता है तो तुरंत बनाता क्या, NH3 2NH3, यानी अमोनिया गैस बनाता है। कौन सी गैस, अमोनिया गैस बनाती है, और कैसे, काफ़ी तीव्र गति से। ठीक है, यानी उत्प्रेरक करते क्या हैं, किसी भी अभिकारक के सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।